हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में। तो बेसिकली को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या डिफरेंस है को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस और को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स बी अ सेट। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, हमें एक सेट चाहिए और उस सेट का नाम मैंने क्या दिया है, एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, कोई भी सेट है, इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एक्स कोई भी सेट हो सकता है। अब आगे, एंड टाउ कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल अलॉन्ग विद द एम्प्टी सेट। अब देखिए यहाँ पे मेन टास्क हमारा डिफाइन हो रहा है। टाउ किस तरह का कलेक्शन है, टाउ किस टाइप के सबसेट्स का कलेक्शन है। सबसे पहली बात, टाउ में दो तरह के सेट्स आएंगे, पहला एम्प्टी सेट और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट। तो टाउ में सबसे पहली चीज उसमें एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा, जो कि बता रहा है यहाँ पे विथ एम्प्टी सेट। विथ एम्प्टी सेट इसका मतलब टाउ में एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा, और ऐसे भी सेट्स इंक्लूड होंगे जो नॉन एम्प्टी हैं, लेकिन उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हम इंक्लूड करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो हम नॉन एम्प्टी सबसेट को टाउ का मेंबर हम बताएंगे वो सबसेट काउंटेबल नहीं होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब एक्स। जैसे अगर ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ए अगर टाउ का मेंबर होना है तो एक्स माइनस ए को क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा। ए काउंटेबल हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x माइनस ए काउंटेबल होना चाहिए, तभी वो टाउ का मेंबर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे टाउ में कौन से दो तरह के सबसेट्स आ रहे हैं, पहला एक एम्प्टी सबसेट आ रहा है और दूसरा नॉन एम्प्टी सबसेट। एम्प्टी सबसेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में भी था, उसमें भी एम्प्टी सेट्स आते थे और नॉन एम्प्टी सबसेट्स भी आते थे। लेकिन वहाँ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पे भी रेस्ट्रिक्शन था कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए था। को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को टाउ का मेंबर होना था तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर हम जो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ तब वो इंक्लूड होता था टाउ में, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे को काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल है या नहीं है। वो सेट काउंटेबल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है तो हम कह देंगे कि वो सेट टाउ का मेंबर है, अदरवाइज टाउ का मेंबर नहीं है। तो टाउ में यहाँ दो तरह के सबसेट्स आ रहे हैं, एक एम्प्टी सबसेट और एक नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर हम टाउ इस तरह से डिफाइन करें तो ये टाउ इस एक्स पे एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा, और उस टोपोलॉजी को हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है, सारे के सारे मैथमेटिशियंस ने एक स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है, और उसका नाम क्या है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। ऐसे टाउ जो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, इस एक्स पर एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उस टोपोलॉजी को हम लोग कहते क्या है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। और एक्स टाउ को हम क्या कहेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस का स्टेटमेंट है। अब इसके प्रूफ पे आते हैं, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट एक्स बी अ सेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट एक्स बी एनी सेट। एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का सेट हो सकता है, ठीक है। लेट एक्स बी एनी सेट। अब देखिए टाउ किस तरह से डिफाइन कर रहा है, टाउ में दो तरह के सबसेट्स आ रहे हैं, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। एम्प्टी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉन एम्प्टी पे रेस्ट्रिक्शन है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गिवन टाउ इज इक्वल टू ऑल दो सबसेट्स ए such that A is a subset of X and A dash, what is A dash? A dash is X minus A is countable। समझिएगा इस बात को, ये उन सारे के सारे, देखिए यूनियन फाई भी है, यहाँ पे क्या है, टाउ इज इक्वल टू फाई यूनियन, ये सिंगलटन फाई है।
इसका क्या मतलब है कि टाउ में फाई भी इंक्लूड है। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और यहाँ पे भी है। टाउ में दो तरह के सेट है, एक नॉन एम्प्टी और एक एम्प्टी। विथ एम्प्टी सेट का मतलब यही है कि टाउ में एम्प्टी सेट भी है। तो सबसे पहली चीज, टाउ इज इक्वल टू फाई, सिंगलटन फाई। इसका मतलब यह है कि जो फाई है वो टाउ का मेंबर है, लेकिन यूनियन भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें नॉन एम्प्टी सेट भी है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उन सारे सेट ए को कंसीडर कर रहे हैं जो क्या है, एक्स के सबसेट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, टाउ इज इक्वल टू ऑल दो सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल दो सेट ए which are subset of x. A is a subset of x and a dash is equal to x minus a is countable. इसका मतलब a dash क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट। a के कॉम्प्लीमेंट को हम और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस a से। x में से अगर हम a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन होगा वो क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये उन सारे के सारे सेट a का कलेक्शन है जो क्या है, x के सबसेट्स हैं, और साथ ही साथ x माइनस ए यानी a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जा रहा है, काउंटेबल हो जा रहा है। अगर कोई सबसेट a इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो a ऑटोमेटिकली टाउ का मेंबर हो जाएगा, और यही यहां पे भी लिखा हुआ है, टाउ कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ x हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल। यही चीज यहां पे मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है। टाउ उन सारे के सारे सेट्स का कलेक्शन है जो x का सबसेट है और जिसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो रहा है। अगर काउंटेबल हो रहा है और x का सबसेट है तो ये a टाउ का मेंबर हो जाएगा, अदरवाइज टाउ का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे x डिफाइन कर दिया, x कोई भी सेट है, यहाँ मैंने टाउ को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। अब हमें दिखाना ये है कि ये जो टाउ है इस x पे एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो टोपोलॉजी का पहला कंडीशन क्या होता है कि फाई और x, फाई और जो हम सेट कैपिटल X कंसीडर कर रहे हैं वो दोनों ही टाउ के मेंबर होने चाहिए, वो दोनों ही ओपन सेट्स होने चाहिए। टाउ के मेंबर्स को ही हम ओपन सेट कहते हैं। तो पहला कंडीशन हमें यही शो करना है कि फाई और x दोनों ही टाउ के मेंबर हैं। तो फाई तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये टाउ का मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में ही दे दिया है, यहाँ पे विथ एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब टाउ में भी एम्प्टी सेट है। तो यहां से तो क्लियर हो जा रहा है कि फाई जो है वो टाउ का मेंबर है। तो इस फर्स्ट कंडीशन में पहला पार्ट तो एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि यहां पे टाउ इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए डैश इज काउंटेबल, यूनियन सिंगलटन फाई है। तो इसका मतलब यह है कि फाई जो है वो टाउ का मेंबर ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहां पे क्लियरली फाई बिलोंग्स टू टाउ बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ये टाउ के डेफिनेशन से ही फाई टाउ का मेंबर बन गया, यानी फाई एक ओपन सेट बन गया। अब देखिए, अब हमें दूसरा पार्ट दिखाना है कि x टाउ का मेंबर है। अब देखिए ये कैसे दिखाएंगे। देखिए x जो है वो अगर टाउ का मेंबर होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पे फाई एक एम्प्टी सेट है। तो जरूरी नहीं है कि x क्या है, कोई भी सेट हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x बी एनी सेट, x बी एनी सेट। x फाई हो भी सकता है, x फाई नहीं भी हो सकता है, लेकिन x क्या है, कोई भी सेट हो सकता है। तो हम फाई क्यों कंसीडर करें, फाई के अलावा भी तो कोई भी सेट हो सकता है ये। तो x क्या है, जनरली एक नॉन एम्प्टी सेट ही होता है। तो x एक नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है या नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम नॉन एम्प्टी सेट की बात करेंगे, अगर उसे टाउ का मेंबर होना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो टाउ का मेंबर हो जाएगा। तो x क्या है, जनरली एक नॉन एम्प्टी सेट ही हम कंसीडर करते हैं, और नॉन एम्प्टी सेट यहाँ a के केस में आता है। तो हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है या नहीं है। तो अगर x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो जाएगा तो x टाउ का मेंबर हो जाएगा। यही हमारा अप्रोच रहेगा। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं, नाउ x डैश, देखिए यहाँ पे a डैश क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू x माइनस ए होता है। और हमें चेक क्या करना है कि x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है या नहीं है। इसका मतलब हमें x डैश कैलकुलेट करना है, x डैश को चेक करना है। तो यहाँ पे a को अगर हम x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस एक्स।
तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, और x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये फाई के इक्वल आ जाएगा। और फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हमेशा काउंटेबल होता है, एम्प्टी सेट हमेशा काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज काउंटेबल, इसका मतलब क्या हो गया कि x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। और ये डेफिनेशन से अगर हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर a का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होता है तो ये a टाउ का मेंबर हो जाता है। यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, काउंटेबल हो रहा है, तो यहाँ पे x भी क्या हो जाएगा, टाउ का मेंबर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है फाई बिलोंग्स टू टाउ और x बिलोंग्स टू टाउ, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिखाना रहता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। हमें ये दिखाना रहता है कि अगर हम दो ओपन सेट लें, दो ओपन सेट लेने का मतलब दो मेंबर्स लें टाउ का, और उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम कंसीडर करें, तो अगर हम इंटरसेक्शन कंसीडर करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन होगा वो भी एक ओपन सेट ही होगा, वो भी टाउ का मेंबर ही होगा। यही हमें शो करना है सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में सबसे पहली चीज हमारे पास दो मेंबर होने चाहिए टाउ के, तो मैंने सपोज कर लिया लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ। G1 और G2 दो मेंबर्स हैं टाउ के। अब देखिए G1 और G2 के पास दो दो चॉइसेस हैं, या तो G1 एम्प्टी हो या G1 नॉन एम्प्टी हो, या G2 एम्प्टी हो या G2 नॉन एम्प्टी हो। तो बेसिकली हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ का मेंबर है। तो अगर फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि G1 और G2 दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, अभी हम सपोज कर लेते हैं कि G1 और G2 दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं। तो अगर हम नॉन एम्प्टी सपोज करते हैं तो G1 अगर नॉन एम्प्टी है और अगर वो टाउ का मेंबर हो रहा है, तो इसका मतलब कि G1 का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा, तभी वो टाउ का मेंबर हो रहा है। तो यहां से लिखा हुआ है G1 डैश इज काउंटेबल। सिमिलरली G2 क्या है, टाउ का मेंबर है और G2 भी नॉन एम्प्टी है। अभी फिलहाल के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि G1 और G2 दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं। तो G1 और G2 दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं और ये दोनों ही टाउ के मेंबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब G1 का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो रहे हैं, तभी वो टाउ का मेंबर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है G1 डैश एंड G2 डैश आर काउंटेबल। G1 और G2 टाउ का मेंबर हो रहा है और G1 और G2 नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि G1 डैश और G2 डैश दोनों ही काउंटेबल हो रहे हैं, तभी ये दोनों टाउ का मेंबर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए G1 डैश क्या है, काउंटेबल है, G2 डैश भी क्या है, काउंटेबल है। और दो काउंटेबल सेट का अगर हम यूनियन कर दें तो वो भी काउंटेबल ही होता है, ये रिजल्ट होता है काउंटेबिलिटी का। तो G1 डैश काउंटेबल है, G2 डैश काउंटेबल है, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन कर दें तो G1 डैश यूनियन G2 डैश, ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी यही लिखा हुआ है G1 डैश यूनियन G2 डैश इज काउंटेबल, ये इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो G1 डैश यूनियन G2 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 होल का डैश हम लिख सकते हैं। G1 का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करना है, और हम इस एक्सप्रेशन को डिमॉर्गन्स लॉ से लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन G2 होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, अब देखिए G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, G1 क्या है, सबसे पहले G1 क्या है, G1 क्या है, टाउ का मेंबर है। तो टाउ का मेंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सबसे पहली चीज काउंटेबल होगा, और दूसरी चीज ये G1 ये x का सबसेट भी होगा, तभी तो ये टाउ में कंसिडर हो रहा है, क्योंकि टाउ क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ x। यहाँ पे देखिए सबसेट्स ऑफ x, इसका मतलब G1 x का सबसेट होगा, G2 भी x का सबसेट होगा, और हम G1 इंटरसेक्शन G2 कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन लेने पे क्या होता है, सेट छोटा होता है, सेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या हो जाएगा, x का सबसेट होगा। G1 इंटरसेक्शन G2 भी x का सबसेट होगा। तो ये फाइनली G1 इंटरसेक्शन G2 ये x का सबसेट भी हो रहा है, और इस सेट का G1 इंटरसेक्शन G2 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करें तो ये काउंटेबल भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ का मेंबर हो रहा है। तो यहाँ से
मैंने क्या लेके चला था, G1 और G2 दो ओपन सेट लेके चला था और दिखा दिया कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या हो रहा है, वो भी एक ओपन सेट है। अब देखिए यहां मैंने आपसे कहा था कि सपोज कर लेते हैं कि G1 और G2 दोनों नॉन इम्पटी हैं। तो अगर G1 और G2 दोनों ही नॉन इम्पटी हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ का मेंबर हो जा रहा है। अब मान लेते हैं इन दोनों में से कोई एक एम्पटी सेट हो जाए। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये G1 क्या है, ये 5 के इक्वल है, G1 एम्पटी सेट है। तो G1 अगर एम्पटी होगा तब यहां से इस रिजल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 हमें फाइनली कंसीडर करना है और इसमें से अगर G1 एम्पटी हो गया, G1 5 हो गया तो G1 इंटरसेक्शन G2 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेने पे सेट छोटा होता है और 5 ऑलरेडी सबसे छोटा है। तो 5 से अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा 5 ही आएगा और 5 ऑलरेडी टाउ का मेंबर है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर G1 और G2 में से कोई भी एक या दोनों ही एम्पटी सेट हो गए तो G1 इंटरसेक्शन G2 5 के इक्वल आ जाएगा और 5 ऑलरेडी टाउ का मेंबर है, इसलिए यहां पे मैंने G1 और G2 को नॉन एम्पटी सपोज करके यहां पे प्रूव किया है। ठीक है, तो G1 और G2 कुछ भी हो सकता है, एम्पटी भी हो सकता है, नॉन एम्पटी भी हो सकता है। एम्पटी हो गया तो कंडीशन ऑब्वियस हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन एम्पटी हुआ तो हमें ऐसे फर्दर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन था हमारा। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें क्या शो करना है, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्बिटरी ओपन सेट्स होने चाहिए, ढेर सारे ओपन सेट्स होने चाहिए, ढेर सारे एक्स के सबसेट्स होने चाहिए जो टाउ के मेंबर हों। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है T3 में लेट GI such that I belongs to index set be the open set, GI such that I belongs to index set be the open set। इसका मतलब सारे के सारे GIs क्या हैं, टाउ के मेंबर हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए सारे के सारे GIs टाउ के मेंबर हैं, इसमें तो 5 भी तो टाउ का मेंबर है। तो इसमें से कुछ GI 1 2 10 15 कुछ GIs जो हैं वो 5 के इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि सारे के सारे GIs क्या हैं, नॉन एम्पटी हैं। और इसी तरह जैसे मैंने सेकंड कंडीशन में आपको बताया बाद में 5 को इम्प्लीमेंट करके, इसी तरह मैं आपको थर्ड कंडीशन में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सारे के सारे GIs क्या हैं, नॉन एम्पटी सबसेट्स ऑफ X हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, सॉरी जिसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट GI सच दैट I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी द ओपन सेट, ये सारे के सारे GIs क्या हैं, नॉन एम्पटी हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं। और ये सारे के सारे GIs ओपन सेट हैं। ओपन सेट कहने का मतलब ये सारे के सारे GIs टाउ के मेंबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे GIs अगर टाउ के मेंबर हैं और ये सारे के सारे GIs अगर नॉन एम्पटी हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो हर एक GI का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस इंप्लाइज GI डैश आर काउंटेबल फॉर ऑल I बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। तो यहाँ पे ये बात इस बात को इंप्लाई कर देगा, अगर सारे के सारे GIs क्या हुए, नॉन एम्पटी हुए। तो हम फॉर इंस्टेंसली सपोज कर रहे हैं कि सारे के सारे GIs नॉन एम्पटी हैं। तो सारे के सारे GIs अगर नॉन एम्पटी हैं तो GI डैश क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए GI डैश आर काउंटेबल, ये सारे के सारे GI डैश क्या हैं, काउंटेबल हैं। तो अगर हम सारे के सारे GI डैश का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन लेने पे क्या होता है, सेट छोटा होता है, सेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर सारे के सारे GIs काउंटेबल हैं तो अगर हम इन सारे के सारे GIs का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट पे तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। क्यों काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन कंसीडर करें तो ये सेट सबसे छोटा होता है और ये सेट सारे के सारे GIs का सबसेट हो जाएगा और हर एक GI क्या है, काउंटेबल है। तो जब सुपरसेट काउंटेबल है तो सबसेट तो ऑब्वियसली काउंटेबल होगा। तो इंटरसेक्शन GI डैश क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और हम फिर यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डैश किस पे है, GI पे है। डैश जो है वो GI पे है, यानी हम कॉम्प्लीमेंट किसका ले रहे हैं, GI का ले रहे हैं। तो अगर हमें इस डैश को कॉमन लेना है तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और GI डैश GI में बदल जाएगा और ये डैश पूरे पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यूनियन GI होल डैश इज काउंटेबल, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूनियन GI डैश इज काउंटेबल
यूनियन जी आई डैश इज काउंटेबल, और सारे के सारे जी आईज क्या हैं, एक्स के सबसेट ही होंगे, क्योंकि ये ओपन सेट तभी होंगे जब एक्स के सबसेट होंगे। तो सारे के सारे जी आईज अगर एक्स के सबसेट होंगे और उन सारे के सारे जी आईज का अगर हम यूनियन कर दें तो भी वो एक्स का सबसेट होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम कितना भी यूनियन कर दें वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे के सारे जी आईज का अगर हम यूनियन कर दें तो वो भी एक सबसेट हो जाएगा एक्स का। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स के बराबर आ सकता है, लेकिन एक्स से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यूनियन जी आई क्या हो जाएगा, एक्स का सबसेट हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जा रहा है, काउंटेबल हो जा रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ ये यूनियन जी आई टाउ का मेंबर हो जाएगा, और ये है हमारा थर्ड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोज किया था कि जी आईज, ये सारे के सारे जी आईज क्या हैं, नॉन एम्प्टी हैं, और हमने दिखाया क्या कि इन सारे के सारे जी आईज का अगर हम यूनियन कर दें तो ये भी टाउ का मेंबर है। सपोज कर लेते हैं कि कुछ जी आईज इसमें से क्या हैं, एम्प्टी हैं। अब हम सपोज करते हैं इनमें से कुछ जी आईज एम्प्टी हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम कुछ जी आईज को एम्प्टी सपोज कर लेते हैं और हम इन सारे के सारे जी आईज का यूनियन कर रहे हैं, इन सारे के सारे जी आईज का हम यूनियन कर रहे हैं, तो अगर हम एम्प्टी सेट को यूनियन में कंसीडर करें या ना करें, हमारे रिजल्टेंट सेट में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। किसी भी सेट में अगर हम एम्प्टी सेट से यूनियन कर देंगे तो उस सेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसमें से अगर हमारे पास कुछ सेट एम्प्टी आ भी जा रहे हैं, अगर कुछ जी आईज एम्प्टी आ भी जा रहे हैं, तो यूनियन जी आई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई को यूनियन करने पर रिजल्टेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे चाहे कुछ जी आईज एम्प्टी हो या ना हो, हमारा रिजल्ट ऐसे ही बना रहेगा। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन था। तो ओवरऑल फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये है कि ये टाउ 10 टाउ फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसका मतलब ये जो टाउ है वो एक्स पे एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस टोपोलॉजी को हम कहते क्या है, को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये टाउ क्या है, को काउंटेबल टोपोलॉजी है। ये जो टाउ है वो को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते हैं, और एक्स टाउ को हम कहते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। अब एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह के सेट आ रहे थे नॉन एम्प्टी में। यहाँ पे ए डैश क्या होना चाहिए था, काउंटेबल होना चाहिए था। अब काउंटेबल का दो मतलब है, या तो ये फाइनाइट हो, या तो ये फाइनाइट हो, या तो ये डिन्यूमरेबल हो। या तो ये फाइनाइट हो या तो ये डिन्यूमरेबल हो। और अगर फाइनाइट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, को फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट हुआ तो ये को फाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबल का दो मतलब है, फाइनाइट या डिन्यूमरेबल, यही तो मतलब है। काउंटेबिलिटी में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट अगर होगा तो ये को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस में। जब आपको टोपोलॉजिकल स्पेस के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा तो इस बारे में आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, सबसेट होता है को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस का। फिलहाल के लिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।